हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पोषक चक्रण की। जरा देखिए ध्यान से एक बार। हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में पोषक पोषक चक्रण की। अब जरा ध्यान से समझिए इस बातों को कि पोषक चक्रण होता क्या है। चक्रण का मतलब होता है कोई भी चीज का एक साइकिल बनना। साइकिल बनने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का रिपीटेशन होना, फिर से रिपीट हो जाना, किसी भी चीज को दोहराना। ठीक है। मतलब चक्रण का मतलब होता है चक्र घूम के जाना। मतलब सीधे शब्दों में कहे तो एक पॉइंट से स्टार्टअप हुआ तो ये चलता हुआ फिर घूमता हुआ फिर से क्या करेगा, इसी पॉइंट पर आके इकट्ठा होगा। तो यह गोल गोल घूमने की जो क्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, चक्रण कहते हैं, साइकिल कहते हैं, या सीधे शब्दों में क्या है तो रिपीटेशन भी कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को दोहराया जाना, बार बार एक ही चीज को घूम फिर के फिर से आ जाना, यह कहलाता है चक्रण, साइकिल या फिर रिपीटेशन कहलाता है। ठीक है। बात यहाँ पे शब्द आती है कि पोषक का, किसका रिपीटेशन, तो पोषक का रिपीटेशन। अब जरा समझिए कि पोषक का रिपीटेशन का मतलब क्या। पोषक का मतलब कि न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं। हम पोषक का मतलब क्या, न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए जरा सा, पोषक में भी अलग अलग तरह के आपके आइटम्स आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि जीवों के लिए, जीव जंतु के लिए बात करें, या फिर हम बात करें पेड़ पौधों की, तो अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग पोषक की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ ऐसे कॉमन चीजें होती है जिनमें दोनों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कॉमन चीज ऐसी होती है जो कि आपको पौधे के लिए भी जरूरी होती है और आपकी जंतुओं के लिए भी जरूरी होती है। जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें कॉमन चीजों में, तो हम बात कर लेते हैं जल की, H2O की। तो बताइए कि जल की आवश्यकता किसे नहीं होती, पेड़ पौधे को नहीं होती है या फिर जीव को नहीं होती है, किसे नहीं होती है भाई, तो जल की आवश्यकता सभी को होती है प्रॉपर तरीके से। जल के बिना न पेड़ पौधा जीवित रह सकता है और ना ही उस जल के बिना कोई जीव जीवित रह सकता है। अर्थात क्या, जीवों को जीवित रहने के लिए या पेड़ पौधे को जीवित रहने के लिए जल चाहिए ही चाहिए। तो जल क्या हो गया, कॉमन चीजें हो गई। लेकिन कुछ विशेष चीजों की बात करिएगा, तो जैसे आपका पौधों के लिए अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए होती है, मतलब भोजन के संश्लेषण के लिए होती है। लेकिन दूसरे जगह पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बात करें तो पौधों के शरीर में इसका उपयोग सामान्य रूप से नहीं होता है। लेकिन प्राकृतिक रूप में इसका उपयोग होता है कि प्रकृति को गर्म करने में या वायुमंडल को गर्म रखने में ये हमारी मदद करती है। ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि वो CO2 की विशेषता इनके अंदर होती है। फिर अगर बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन दोनों के लिए कॉमन है, पेड़ पौधों के लिए भी जीव के लिए भी, क्योंकि नाइट्रोजन ही वो पोषक तत्व है जिनकी वजह से आपका क्या बन के निकलेगा, जिनसे आपका प्रोटीन बनेगा, जिनसे आपका वसा बनेगा, कार्बोहाइड्रेट में अपना रोल करेगा। मतलब क्या, नाइट्रोजन जीव के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, दोनों के लिए उपयोगी हो जाता है। क्लियर है। तो कहता है आपका कि ये पोषक जो होते हैं अलग अलग तरह के पोषक होते हैं, अलग अलग जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी सजीवों के लिए अलग अलग रूप में यह कार्य करती है। अब इन पोषकों का क्या होता है, चक्रण होता है, साइकिल बनता है, रिपीटेशन होता है। अगर चक्रण नहीं हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ समय बाद पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट के लिए अगर बात कर लीजिए कि मान लीजिए कि पूरी वायुमंडल के आयतन के हिसाब से 0.03 आपका क्या है, प्रतिशत क्या आपकी कार्बन की मात्रा है वायुमंडल में। ठीक है। अब इस कार्बन की मात्रा ये फिक्स है कि इतना ही रहे, अब इसमें से बढ़े नहीं, अपने तरफ से बाहर से कहीं से निकल के बढ़े नहीं इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अब क्या होगा भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाहर नहीं बढ़ रही है, 0.03% है, और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आपकी क्या है, हजारों प्रजातियां हैं। और प्रति वर्ष लगभग, पेड़ पौधों की बात कीजिएगा तो पेड़ पौधे लगभग कितने आपके प्रति वर्ष कितने यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, 60 × 10⁹ टन,
समझिए कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड का यूज वो करते हैं, कौन? पेड़ पौधे, प्रति वर्ष। अब जरा समझिए कि इतना टन का अगर इस्तेमाल होगा तो बताइए एक लिमिटेशन होगा कि एक लिमिटेशन के बाद जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में समाप्त। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में समाप्त, तो बताइए कि बैलेंस बनेगा? फिर पेड़ पौधे जीवित रहेंगे क्या? क्या हम उसे दाल चावल भोजन कराने ले जाएंगे क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। उस कंडीशन में पेड़ पौधों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और पेड़ पौधों की मृत्यु सीधे शब्दों में कहे तो इनडायरेक्टली मानव, जीव जंतु या जितने भी उन पर निर्भर जीव है सभी की मृत्यु फिक्स है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देती है तो हम जीवित रहते हैं। ऑक्सीजन के बिना 10 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते। अगर बात करेंगे भोजन की तो हम सभी पेड़ पौधों के भोजन पर मुख्य रूप से डिपेंड है, तो उनके बिना इससे भी नहीं रह सकते जीवित। तो बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता अगर खत्म हो जाएगी, अगर फिक्स आइटम रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये खत्म होगा, और खत्म हो जाएगा तो पूरी धरती की जो जीव जगत है वह खतरे में आ जाएगी। क्लियर है? अब बात आती है कि पूरी धरती की जीव जगत खतरे में भी नहीं है, पूरी धरती की जीव जगत खतरे में भी नहीं है, और क्या हो जाए साथ में? और साथ में क्या हो जाए कि हमारा पेड़ पौधा जो है और हमारा जो पोषक तत्व है इनका चक्रण भी हो जाए। तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब क्या हो कि हमारा पोषक तत्व जितना समाप्त हो, कम से कम उतना वायुमंडल को फिर से पूरा हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कुल 100 रुपए है, ठीक है, और 100 रुपए में से 10 रुपए अगर आप खर्च करते हैं, 10 रुपए खर्च करते हैं, तो आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए जिनसे फिर क्या हो जाए कि ये 10 रुपए आकर इसमें जुड़ जाए। नहीं तो ये 10 रुपए तो आप खर्च करेंगे तो ये 90 रुपए बचेंगे, अगले 10 रुपए खर्च करिए तो ये 80 बच गए, और ऐसे करते करते आपका कंडीशन आ जाएगा जब आपका सारा पैसा खत्म और आप जीरो पे आ जाएंगे। तो बात यही होती है कि इनमें जितने निकल रहे हैं उतने आने के सोर्स आपके पास होने चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये 10 फिर आगे आपका बढ़ रहा है, 10 के बजाय 11 बढ़े, लेकिन कहने का मतलब है कम से कम 10 तो आना ही चाहिए, नहीं तो सारे पॉकेट से जाएंगे और पॉकेट से जाने के बाद जीरो हो जाएगा, फिर कंडीशन प्रॉब्लम ये हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम उत्पन्न होगी ना जी। तो इस कंडीशन को हम कैसे हैंडल करें, कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे हैंडल करेंगे, जरा उसे हम समझने की कोशिश करते हैं एक छोटे से समीकरण के माध्यम से। ठीक है, तो क्या हो गया कि हम पहले जानेंगे कि ये पोषक चक्रण के अंदर इन चीजों के अंदर चक्रण होना जरूरी है, तो क्लियर हो गया, क्योंकि इसके बिना चक्रण अगर नहीं हो तो कोई भी जीव जगत जिंदा नहीं रहेगा। तो जरा आप जान लेते हैं चक्रण की क्रिया होगी कैसे। ठीक है, और कौन कौन से चक्रण हमें जानने हैं और कौन कौन से चक्रण हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले चक्रण की जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे आज जल चक्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जल चक्र के बारे में। देखिए, अगर जल चक्र की बात कीजिएगा तो जल हमारे लिए, हर जीव जंतुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स है। ठीक है, किसकी सोर्स है भाई? तो जीव जंतु को जीवित रहने के लिए, भोजन बनाने में या फिर उनके पूरे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सा? तो जल। ठीक है, अब जल इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो जल की उपलब्धता वायुमंडल में हमेशा होना जरूरी है। वायुमंडल में होना चाहिए जल, धरती पर जल की उपलब्धता होनी चाहिए। तो फिर ये जल का चक्र बनता कैसे है, जल चक्र ये प्राप्त कैसे होता है? अब जरा गौर कीजिए कि जल का प्राथमिक स्रोत आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी बात है, जहां से हम स्टार्टअप करेंगे वहां पे हम लोग लाके खत्म करेंगे, तब एक सर्कल पूरा होगा जी। इसलिए आप प्राथमिक स्रोत समझिए किसी को। जैसे मान लीजिए कि हम लोग प्राथमिक स्रोत के रूप में जल के प्राथमिक स्रोत के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? नदी तालाब को लेते हैं। नदी तालाब में जल की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया कि नदी तालाब को जल स्रोत का प्राथमिक मान लिया, जल स्रोत।
जल स्रोत में हमने क्या ले लिया, नदी तालाब ले लिया। अब जल स्रोत को देखिए आप, मान लीजिए कि ये नदी है, ठीक है, ये नदी हो गया। अब देखिए ये जल स्रोत अर्थात कि नदी हो गए। अब नदी आपका मान लीजिए कि नदी में जल की अवेलेबिलिटी है, अभी जल है इसमें नदी में। ये मान लीजिए कि आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सूर्य हो गया। अब सूर्य से प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचेगी, लगभग 8 मिनट में धरती तक पहुंचती है, ये पता है। लगभग 8 मिनट का समय लेता है धरती तक आने में, 8 मिनट 6 सेकंड लगभग, अबाउट 8 मिनट मान के चलिए कि लगभग 8 मिनट का समय धरती पर पहुंचने में लेता है आपका सूर्य की प्रकाश। ये धरती पर आ गई। ये भी आपको पता है एक फैक्ट और, कि जो जल होते हैं वह जल क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान मिलने पर यह क्या बनता है, द्रव से गैस के रूप में बदलता है। द्रव से किस में बदलता है, गैस में बदलता है। गैस का मतलब भाप के रूप में बदलता है। किसके रूप में बदलता है, भाप बनता है। कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इसका काम कितने पे होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। अब सूर्य की प्रकाश यहाँ पे अगर पड़ती है, सूर्य की प्रकाश अगर यहाँ पे पड़ेगी, तो सूर्य के प्रकाश पड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ की जो होगी जल की बूंदे वह आपकी टेम्परेचर को अवशोषित करेगी। कब तक अवशोषित करेगी, 99.9 आपका डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर तक यह क्या करेगी, 99.9 डिग्री सेल्सियस तक यह आपकी जो सूर्य के प्रकाश की ताप है उसको अवशोषित करेगी। लेकिन जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, वैसे ही इसकी ऊपरी परत के जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अभिग्रहण किया जाएगा, वो क्या होगा, गैस के रूप में बदलेगा, अर्थात कि भाप बनेगा। अब जरा ध्यान से समझिए, ये भाप बन रहा है। अब भाप बन के ऊपर की तरफ जाएगा। भाप बनने के बाद यह जो जल की बूंदे है वो गर्म है। यह जल की बूंदे क्या है, यह जलवाष्प है। और जलवाष्प कैसा होता है, तो गर्म होता है। जलवाष्प कैसा होता है, गर्म होता है। आप लोग देखे होंगे जब चावल बनता है और आपका गर्म होता है, जब क्या कहते हैं उसके अंदर पानी उबलता है तो भाप निकलती है, तो कितना गर्म होता है। उसमें अगर गलती से हाथ रखिएगा तो हाथ जल्दी जलता है उसमें। दरअसल बात ये होता है कि उसमें 100 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर होता है, ठीक है, इसलिए हाथ जल्दी जलता है। तो यह जलवाष्प हो गया। अब यह गर्म होने की वजह से, यह गर्म होने की वजह से जनरली गर्म हवाएं जो होती है ऊपर की तरफ बढ़ती है। अब ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो कहां जाएगी, यह वायुमंडल में चली आई। अब वायुमंडल में ऊपर आने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया। जब देखिए बिल्कुल गर्म था तब तक तो कोई इशू नहीं था, ऊपर टेम्परेचर डाउन हो गया, तो हमें पता है कि अगर हम द्रव अवस्था में कर देंगे, अगर उसके अंदर अगर ताप की कमी होगी तो वह संघनित होना शुरू हो जाएगा। क्या शुरू होगा, संघनित होना शुरू हो जाएगा। तो जलवाष्प क्या होते हैं, धीरे धीरे संघनित होने लगते हैं, ठीक है, संघनित होने लगेंगे। अब ये संघनित हो गए तो बताइए, संघनित होने के बाद धीरे धीरे द्रव रूप में, द्रव से फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठोस रूप में आ जाएंगे, अर्ध ठोस रूप में। और यही जो अर्ध ठोसीय रूप है इसी को हम बादल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बादल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे, बादल, ठीक है। अब यह बादल बन गया। अब क्या हो गया कि बादल बनने के बाद बादल के बहुत सारे अवसर बन जाएंगे। ये भी बादल बन गया, ये भी बादल बन गया, ठीक है। तो बादल बनने में एक सोर्स तो ये अवेलेबल हो गया। दूसरा सोर्स क्या हो जाएगा कि दूसरा सोर्स जो होगा, यह जलवाष्प निकलने का दूसरा सोर्स जो होता है वह एक और हो सकता है। क्या हो सकता है कि पेड़ पौधे अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, तो उसमें भी वाष्प निकलते हैं। अर्थात क्या, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये पेड़ है आपका। इन पेड़ से भी क्या होंगे, आपका भाप बनेगा, इनसे भी आपका जलवाष्प बाहर निकलेगा।
अब यह जलवाष्प भी जाएगा तो यह जलवाष्प भी संघनित होकर बादल ही बनाएगा। अब जलवाष्प का ये भी स्रोत है, ये भी स्रोत है, दोनों जलवाष्प का स्रोत है। अब यहाँ पे जलवाष्प पे बादल बन गया। अब बादल क्या हो गया, ताप की वजह से यह बादल भी अब पिघलेगा। अब बादल भी क्या हो जाएगा, पिघलेगा। तो बताइए पिघलने का मतलब क्या, कि इसमें नीचे से जो जाने वाली तापमान है, जो प्रकाश की किरणें धरती पर पड़ती है और जो अवरक्त किरणें लौटती है, तो उसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो वह क्या करेगी, टेम्परेचर इसको गर्म करेगी। अब बताइए फिर गर्म होगा तो यह लिक्विड फॉर्म में आया था, वह धीरे सॉरी जो हल्का हल्का ठोसीय रूप में आया था, धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, फिर से किस फॉर्म में बनेंगे, तो धीरे धीरे द्रव अवस्था में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, द्रव अवस्था के रूप में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब द्रव अवस्था के रूप में बनेंगे तो द्रवीय अवस्था के रूप में यह बूंदों बूंदों के रूप में धरती पर गिरना शुरू हो जाएगा। यह बूंद के रूप में ऐसे गिरेंगे। अब यह बूंद बूंद के रूप में धरती पर गिरेंगे, तो बताइए यह बूंद बूंद के रूप में गिरने को हम क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे, तो बूंद बूंद रूप में गिरेगा, इसी को हम लोग वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्षा कहते हैं। अब यह वर्षा की बूंद के रूप में गिरेगा तो रास्ते में बहुत सारे आपके धूलकण मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के धूलकण मिलेगा, अलग अलग प्रकार की गैसें मिलेगी। कभी कभी क्या होती है कि खतरनाक गैसें इनके साथ में मिल जाती है। किनके साथ में मिल जाती है, इस वर्षा के बूंदों के साथ में। जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, उसके बाद आपका सल्फ्यूरस है, ठीक है। तो ये सभी अगर इनसे मिलेंगे तो मिलने के बाद क्या करेगी कि यह जो होगा पानी के साथ मिलने के बाद यह एसिडिक फॉर्म बना देगा। जैसे मान लीजिए यह जल है, जल के साथ आपका सल्फ्यूरिक आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड मिला और यह बना लिया सल्फ्यूरस, ठीक है, यह बना लिया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो इस तरह के आइटम्स जब बनाएंगे तो वह क्या कहलाएगी, वह स्थिति कहलाएगी अम्लीय वर्षा, ठीक है। एक वर्षा नॉर्मली होती है जब पानी की बूंदें गिर रही है, लेकिन जब उनके अंदर बाहर से जो बेकार पदार्थ है उनके मिलने की वजह से उनमें जो आपका अवशिष्ट पदार्थ बेकार पदार्थ उसमें मिल जाता है, तो वह आपको अम्लीय रूप ले लेता है, जिससे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं, राइट। तो ये अम्ल वर्षा भी होगी। अब ये वर्षा की बूंदें फिर धरती पे गिरेगी। अब धरती पे गिरने के बाद इसके भी दो तरह के यूज होंगे। फिर एक तो होगा कि जिस नदी तालाब से यह पानी निकल के गई थी फिर से उस नदी तालाब में जाके इकट्ठा हो जाए, एक तो तरीका ये हो जाएगा कि उसी नदी तालाब में जाके फिर से इकट्ठा हो जाए। दूसरा क्या सोर्स होगा कि यह पानी की बूंदें गिरेंगी तो धरती पे गिरेगी। अब धरती पे गिरने के बाद क्या होगा कि धरती के अंदर रंध्र होते छोटे छोटे, अब ये रंध्र के माध्यम से यह सोख कर धीरे धीरे ये पानी की बूंदें ये नीचे की तरफ जाएगी और धरती के अंदर जाने के बाद यह भूमिगत जल बनाएगी। क्या बनाएगी, भूमिगत जल बनाएगी। और इसी भूमिगत जल का उपयोग जो पेड़ पौधे होंगे अपनी पोषण क्रिया के लिए या अन्य क्रियाओं के लिए इसी भूमिगत जल का उपयोग करेगी। बात समझ में आ रहा है कि यही भूमिगत जल तैयार करेगी और इसी भूमिगत जल से क्या करेगी, पौधे अपना इस्तेमाल करेगी। अब भूमिगत जल को पौधे इस्तेमाल करेगी और पौधे क्या करेगी, फिर से वाष्पोत्सर्जन क्रिया करेगी। तो यह कंडीशन अगर देखा जाए तो जहां से हम लोग पेड़ पौधे से उठाए थे फिर घूमते हुए इस जल को लाकर हम कहां पहुंचा दिए, पेड़ पौधे तक, ठीक है। अर्थात कि जल पेड़ पौधा, इससे जलवाष्प, जलवाष्प से बादल का तैयार होना, बादल का पिघलना, फिर द्रव अवस्था में आपका वर्षा के बूंदों के रूप में गिरना, फिर क्या हो जाना, यहाँ पे आपका भूमि पर जल गिरना और भूमि पे क्या हो गया, जल का अवशोषण होना, भूमि पर जल अवशोषण होना और जल अवशोषण के बाद ये नीचे पहुंचना और कहां पहुंच गया ना, भूमिगत जल के रूप में। और भूमिगत जल के रूप में पहुंचने का मतलब क्या हो गया कि भूमिगत जल के रूप में पहुंचेगा तो यह फिर भूमिगत जल को अवशोषित करेगा कौन, पेड़ पौधा। और पेड़ पौधा जब इसका अवशोषण करेगा तो यह ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। और आगे की तरफ बढ़ने का मतलब है कि पेड़ पौधे को विकसित करने में इसकी मदद मिलेगी। क्लियर हो गया, मतलब क्या, यह पूरा चक्र एक तैयार हो गया पेड़ पौधे के साथ।
अगर दूसरा चक्र देखे तो हमने नदी तालाब या समुद्र का एक एग्जाम्पल लेके किया था। तो नदी तालाब में सेम कंडीशन, फिर यहां से निकलेगा, फिर जलवाष्प, आपका सूर्य का मेन रोल है इसमें, ध्यान रखिएगा, फिर बादल, फिर आपका क्या वर्षा की बूंदे, और इस क्रम में फिर आपका नदी तालाब में आके इकट्ठा होना। तो यह भी कंप्लीट प्रोसेस एक बन के तैयार हो रहा है। तो ये भी क्या बना लेगा, यह भी एक प्रकार का जल चक्र बनाएगा। मतलब जल एक बिंदु से निकलकर पुनः अपनी स्थिति में आ गया, जिसे हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हम आपको 3-4 चक्र के बारे में बताएंगे और इनमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स ही आएगा, ठीक है। ये जल चक्र को आपको आशा है कि क्लियर हो गया होगा। तो पोषक चक्र में पहला हम लोगों ने आज जाना जल चक्र के बारे में। मिलते हैं अगले क्लास में एक अगले साइकिल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।